नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। यह स्थिति राज्य के लिए चिंता का विषय बन गई थी। राज दरबार में इस समस्या पर गंभीर चर्चा होने लगी थी, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जब दरबार में भैरव डाकू की बढ़ती गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी, संध्या ने अचानक अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस भैरव डाकू को पकड़ने का प्रयास करूं। महाराज शिवदत्त ने पहले तो संध्या की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, संध्या, हमने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ भैरव को पकड़ने का प्रयास किया है। सेनापति और हम स्वयं भी असफल रहे हैं। वह बेहद चालाक और खतरनाक है, लेकिन संध्या की आंखों में दृढ़ संकल्प देकर महाराज ने उसे अनुमति दे दी। जाओ, लेकिन सावधान रहना, महाराज ने कहा। संध्या ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और दरबार से बाहर निकल गई। उस रात उसने एक युवक का वेश धारण किया और राज्य के विभिन्न इलाकों में भटकने लगी। 5 दिनों तक लगातार घूमने के बावजूद वह भैरव का कोई सुराग नहीं लगा पाई। वह लूटपाट और हत्याओं का सिलसिला अब भी जारी रखे हुए था। संध्या ने भैरव के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का निश्चय किया। वह उन परिवारों से मिली जिनके घरों पर भैरव ने हमला किया था। वह जानने की कोशिश करने लगी कि भैरव आखिर किन विशेषताएं वाले घरों को निशाना बनाता है। तभी उसे पता चला कि भैरव जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता और जाने से पहले वह हर लड़की के कंधे पर कुछ देखता है। यह जानकारी सुनकर संध्या को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इस बात के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। तभी उसे एक योजना सूझी। अगले ही दिन राज्य में एक बड़ी घोषणा करवाई गई कि महाराज शिवदत्त के पुराने जंगल महल में सभी राज्य की युवतियों देवी गौरी की पूजा करेंगी, जिससे उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो सके। इस आयोजन में कोई भी पुरुष शामिल नहीं होगा और इसका संचालन स्वयं राजकुमारी संध्या करेंगी। संध्या की योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। वह जानती थी कि भैरव डाकू इस आयोजन के बारे में सुनकर अवश्य आएगा। वह और कुछ बहादुर लड़कियां जंगल महल में पूजा की तैयारियों में मुलामैरियों में जुट गई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात ढलते ही संध्या ने देखा कि एक छाया दीवार के ऊपर से महल में कूदकर अंदर दाखिल हो गई। संध्या सतर्क थी। उसने उस व्यक्ति को तुरंत तलवार के बल पर रोक लिया। वह और कोई नहीं, भैरव डाकू था। संध्या ने उसे काबू में कर लिया और उसे पकड़कर दरबार में पेश किया गया। दरबार में संध्या ने भैरव से पूछा, तुम लड़कियों का कत्ल क्यों नहीं करते और उनके कंधे पर क्या देखते हो? भैरव ने गहरी सांस ली और अपने मन की पीड़ा बयां करते हुए कहा, मैं जन्म से डाकू नहीं था। कई साल पहले डाकुओं के एक गिरोह ने मेरी नवजात बेटी को मुझसे छीन लिया और उसे मार दिया। तब से मैं बदले की आग में जलने लगा। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक गुलाब का गोदना था। मैं हर लड़की का कंधा इसलिए देखता हूं कि शायद कभी मुझे मेरी बेटी मिल जाए। यह सुनकर महाराज शिवदत्त और संध्या दोनों हैरान रह गए। महाराज ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले गायब हुई थी? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया। महाराज शिवदत्त ने कहा, भैरव, तुम्हारी बेटी जीवित है और उसने ही तुम्हें आज पकड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि संध्या ही तुम्हारी खोई हुई बेटी है। भैरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को जीवित देखकर अपनी सारी कठोरता खो दी। संध्या भी भावुक हो गई थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। महाराज शिवदत्त ने भैरव से कहा, हम संध्या को अब तुम्हें नहीं सौंप सकते, लेकिन अब तुम यहां से इस गलत राह को छोड़कर प्रायश्चित करो। भैरव ने अपना सिर झुकाकर कहा, महाराज, जब मेरी बेटी जीवित है और राजकुमारी बनकर इस राज्य की शान है, तो मेरे लिए इस काले जीवन में अब कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं अब इस जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है और मैं अपने शेष जीवन में केवल प्रायश्चित करना चाहता हूं। महाराज शिवदत्त ने भैरव को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। हम तुम्हें महल के मंदिर का देखभाल का कार्य सौंपते हैं। वहां तुम भगवान की सेवा कर सकोगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनसुनी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं
ताकि आपको हमारी नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।